चलो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है ये बहुत सिंपल चैप्टर है, पर सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्हें अच्छे से आ जाए। जिसको ये चैप्टर अच्छे से सॉल्व करना आ गया उसके लिए इससे सिंपल चैप्टर और कोई है ही नहीं मैथ्स में। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस पे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स बन जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पर कुछ बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत दिक्कत देता है। दिक्कत क्यों देता है ये चैप्टर, मैं आपको स्टार्टिंग में इसका रीजन बता देता हूँ। ये चैप्टर की दिक्कत देने का रीजन है आपको टर्म्स नहीं पता होते, चैप्टर की लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले एक जनरल सा टर्म है पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं आप सबको पता है। बहुत सारे अलग अलग तरह के पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं नेचर में। एक पैटर्न का सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे अगर कुछ ऐसा आपको दे रखा और बोला है नेक्स्ट एरो बताओ हमें कैसा होगा, तो आप अगर ध्यान से नोटिस करो, पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, तो नेक्स्ट कौन सा होगा? राइट। और फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर लेफ्ट। तो ये एक पैटर्न है जिसमें कुछ रेपिटेशन है या कुछ लॉजिक हमें समझ में आ रहा है कहीं पे, तो वहां पे हमें पैटर्न मिल रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, सेकेंड एग्जांपल पैटर्न का। जैसे हमें नेचर में पैटर्न्स दिखते हैं, नेचर में हमें बहुत सारे इस तरह के पैटर्न्स दिखेंगे। ऐसे नंबर्स में भी पैटर्न्स होते हैं। नंबर्स में कैसे पैटर्न होते हैं? जैसे 2 4 6 8 10। नेक्स्ट टर्म बता दो आप मेरे को, नेक्स्ट टर्म बता दो इसके बाद। तो ये इवन नंबर का पैटर्न दिख रहा था हमें, तो हम नेक्स्ट टर्म बहुत इजीली बता पाए कि 10 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 12, फिर 14, फिर 16। या फिर इसको समझने का एक और तरीका है, हम पिछले टर्म में 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें अगला टर्म मिल रहा है, मतलब 4 में 2 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 मिलेगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो आप जैसे मर्जी समझो, इवन नंबर्स का पैटर्न बोल लो इसे, या फिर पिछले नंबर में 2 2 कॉन्स्टेंटली ऐड करते जा रहे हो। आपके ऊपर है आप इस पैटर्न को किस तरीके से समझते हो। अब एक और मैं पैटर्न आपको बताता हूँ, आप मेरे को इसमें बताओ इसमें क्या हो रहा है या इसमें क्या चीज फॉलो हो रही है, और नेक्स्ट टर्म बताना है आपको। ये क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा जब मैं कहूंगा यार वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से, अब मैं बीच में 2 मिनट चुप बैठा रहा हूँ उसका फायदा नहीं है ना। वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से इसका आंसर ढूंढो। होपफुली इतने टाइम ले लिया हमने, तो आपने ढूंढ ही लिया होगा इसका आंसर। अगर नहीं ढूंढा तो कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1/8 से मल्टीप्लाई करूं 4 को, तो मेरे को 1/2 मिल जाएगा। 1/2 को मैं 1/8 से मल्टीप्लाई करूं तो 1/16 मिलेगा। 1/16 को 1/8 से मल्टीप्लाई करने पे 1/128 मिलेगा। नेक्स्ट टर्म 1/128 को 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, 1/1024। तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल गया। ऐसे नेचर में और भी बहुत सारे पैटर्न्स मिलते हैं। किस तरीके से? नेचर में जैसे हनी बी का आप हाइव देखोगे, हनी बी के हाइव का स्ट्रक्चर हनी कोम की फॉर्म में होता है। हनी कोम नाम सुना आपने? अब तो बहुत जगह यूज होता है हनी कोम पैटर्न, हनी कोम पैटर्न। चलो आप अब आगे कहीं पे भी ये सुनोगे तो वहां पे ध्यान से देखना, इस तरीके का कुछ पैटर्न होता है, इसे हनी कोम पैटर्न कहते हैं। ये भाई एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें हैं। हनी कोम पैटर्न एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी। एक्चुअली ये जो पैटर्न है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को हेक्सागन कहते हैं। तो हनी बीज ऐसे हेक्सागन, हनी बी के हाइव में अगर आप जूम करके देखोगे उसे, या फिर माइक्रो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा। नेकेड आइज से भी दिख जाएगा, ऑब्जर्व अगर आप करोगे पास से जाके। तो नेचर में ऐसे सनफ्लावर में भी दिखते हैं पैटर्न, और भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पे ऐसे पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं।
नंबर्स में आपने पैटर्न देख ही लिया है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है, इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। ये किसने इन्वेंट करा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या किसने इंट्रोड्यूस करा हमें? तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस नाम के एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने हमें एपी से इंट्रोड्यूस कराया था। अब ये तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा सुन के, पर बोरिंग नहीं है, वरना मैं इंट्रोड्यूस ही नहीं कराता अगर ये बोरिंग होता तो। इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एपी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये चलो आप लोग गेस करो कि इन्होंने कितने साल की उम्र में, या इन्होंने किस एज में गेस करा होगा, मेरी एज में या आपकी एज में? एपी इन्होंने किस उम्र में गेस करा होगा, मेरी एज में या फिर आपकी एज में? तो आप बहुत सरप्राइज हो गए सुन के कि इन्होंने आपकी एज में एपी, आपसे भी छोटी एज में शायद इनफैक्ट, एपी इन्होंने डिस्कवर करा था या इंट्रोड्यूस करा था। और इन्होंने एपी इंट्रोड्यूस कैसे करा था? 1 2 3 4 5, so on up to 98 99 100। एक्चुअली इनके स्कूल में इनकी मैथ्स की टीचर को इन्होंने ये नंबर ऐड करके दिखाया था, इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा सीक्वेंस ऐड करके दिखाया था इन्होंने। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सीक्वेंस वगैरह अभी देखते हैं आगे। पर यहाँ पे इतनी छोटी एज में इन्होंने ये इतना बड़ा सीक्वेंस ऐड करके दिखाया। अब आप में से कोई उठ के बोलेगा सर ये तो मैं भी ऐड करके बता देता हूँ, तो मेरा भी नाम लिखो ऐसे बुक्स में इनके जैसे। तो ऐसा नहीं होगा भाई, इन्होंने कुछ सेकंड्स लिए थे और ये ऐड करके बता दिया था, वो भी ओरली। तो अगर आप भी कर सकते हो, आपका भी नाम लिखा जाएगा, मैं नहीं लिखूंगा पर। अच्छा, अब इन्होंने करा क्या था, या इनका थोड़ा सा ना मजाक भी उड़ा देते हैं, कार्ल फ्राइड रिच, मतलब फ्राइड अमीर बॉस। तो देखो इन्होंने क्या नोटिस करा, इन्होंने नोटिस करा पहला टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करते हैं, 1 और 100 कितना आएगा? 101। इन्होंने एक और चीज देखी, इन्होंने कहा अगर मैं 2 उठाऊं, मतलब आगे से दूसरा टर्म और पीछे से दूसरा टर्म लूं, तो इन दोनों का सम करके देखते हैं, 101। आगे से तीसरा टर्म, पीछे से भी तीसरा टर्म, 3 + 98 कितना हो गया? 101। तो इन्होंने कहा, इन्होंने थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करा। इन्होंने कहा कि हर, मतलब जितना आगे से जितनावा टर्म मैं ले रहा हूँ, पीछे से भी उतना टर्म लेने पे, उनका सम करने पे हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि ये 1 से लेके 100 तक, 101 के 50 पेयर्स हो गए। 50 पेयर कैसे? ऐसे इन्होंने 50 पेयर बना लिए। अब ये 50 पेयर ही तो बनेंगे, एक आगे से एक पीछे से नंबर लिया, एक आगे से एक पीछे से, तो टोटल 100 नंबर थे, दो दो के पेयरिंग कर दी तो 50 पेयर हो गए ना ऐसे। तो 50 पेयर्स हैं, एक पेयर का सम है 101, तो 50 पेयर्स का सम कितना होगा? 50 × 101, तो मतलब 5050, इसका सम आ गया। अब भाई ऐसे ही नहीं कहते, कॉमन सेंस इज कॉमन बट हार्डली कॉमन। तो इन्होंने ये पैटर्न ऑब्जर्व करा और हमें एपी से इंट्रोड्यूस करा दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, इन्होंने क्यों ऑब्जर्व करा पैटर्न, चैप्टर 1 पढ़ना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। ऐसे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, तुम सोचते रहो जो सोचना है। इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि इतनी छोटी एज में इन्होंने ये पैटर्न ऑब्जर्व करा। अगर ये भी ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों का ऐसा कुछ नहीं होता कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये मैथमेटिशियन है तो कुछ इनके ब्रेन में भगवान ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लगा के भेजे हैं कि नहीं बेटा तू जाके आगे एपी डिस्कवर करेगा, ले थोड़ा गोल्ड ले ले, थोड़ा चांदी भी ले ले, थोड़ा प्लैटिनम भी लगा देता हूँ और थोड़े डायमंड भी डाल देता हूँ तेरे ब्रेन में। ऐसा नहीं है कुछ, जैसे इनका ब्रेन है वैसे ही आपका ब्रेन है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको भी ये पैटर्न्स दिखने लगेंगे।
ठीक है, आपको भी ये चीजें समझ में आने लगेंगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि इंटरेस्ट लेके ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको भी ये चीजें दिखाई देंगी। और मैं इस पूरे चैप्टर के दौरान या इस पूरे चैप्टर के थ्रू मैं आपको यही पैटर्न्स ढूंढने सिखाऊंगा, इसी तरीके से ये चीजें करनी सिखाऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन तो हो गया एपी का, अब टर्म्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहला टर्म सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होती है? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in some specific pattern under some law। तो कुछ लॉ के अंडर नंबर्स का अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक पैटर्न में करना है, किसी स्पेसिफिक पैटर्न में करने को ही सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सीक्वेंस को ऐसे ये ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं, कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, टर्म की डेफिनेशन आप लिख लो। ईच नंबर ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। तो टर्म की डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल गया, टर्म पता लग गया क्या होता है। सीक्वेंस के हर एक नंबर को उसका टर्म कॉल करते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ मेरे को सेकेंड टर्म बताओ सीक्वेंस का और फिफ्थ टर्म बताओ सीक्वेंस का। सेकंड का मतलब है जो सेकंड पोजीशन पे है वो वाला टर्म। फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, सेकंड पोजीशन पे 4 है, तो सेकंड पोजीशन पे 4। फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? 10। तो फिफ्थ टर्म हो गया सीक्वेंस का 10, सेकंड टर्म हो गया सीक्वेंस का 4। अगर मैं आपको बोलूं nth टर्म बताओ इस सीक्वेंस का, nth टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका xn, या फिर ए के नीचे ए के पैरों में एन लगा दो, ए का सबस्क्रिप्ट में एन। ये एन नीचे जो लगाते हैं ना अलग से, इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो एक्स के सबस्क्रिप्ट में एन, ए के सबस्क्रिप्ट में एन, इसे nth टर्म कॉल करते हैं। nth टर्म का एक और नाम होता है जनरल टर्म। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करके अलग से रख लो कि अगर आपसे कोई लॉ पूछता है, इफ समवन आस्क्ड यू राइट द लॉ ऑफ सीक्वेंस, तो ये मैं लिखने नहीं वाला है, बोरिंग हो जाता है फिर। इफ समवन आस्क्स यू टू राइट द लॉ ऑफ सीक्वेंस, he is just wanting या he is just asking for nth term और general term। तो यहाँ पे नोट करके आप अलग से लिख लो कि if someone is asking you about the law of sequence, then he is just asking you for nth term और general term। अब आपको मैं पूछता हूं इसका nth टर्म लिख के बताओ। एक सबसे पहला मैं आपको हेल्प कर देता हूँ एक्सएन लिखने के लिए। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन कुछ बुक्स में यूज कर देते हैं, टीएन भी बोलते हैं इसे। अपना ऊपर है यार, ये एक्स की जगह कुछ भी लिखते रहो, नीचे सब्सक्रिप्ट में एन है तो अंडरस्टूड है nth टर्म। समझ में आ गया? अलग अलग बुक के राइटर्स अलग अलग चीजें यूज करते हैं, मतलब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो nth टर्म लिखना सीखते हैं। आप देखो nth टर्म लिखना बहुत आसान होता है। मैंने 2n लिख दिया, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू 1 है तो xn 2 into 1 मतलब x1। फर्स्ट टर्म आ गया, 2 into 1 2। n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और n equals to 1 फॉर n equals to 2 देखते हैं। तो x2, x2 मतलब सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे आएगा? n की जगह बस 2 रख दो, अपने आप आ जाएगा। और फॉर n equals to 3,
n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या होगा, n की जगह 3 रखेंगे तो x3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, तो x3 का मतलब थर्ड टर्म अपने आप 6 आ गया। तो अगर आपको कोई nth टर्म बता दे तो आप पूरा सीक्वेंस लिख सकते हो। कैसे? ऐसे भाई देखो, यहाँ पे जनरल टर्म या nth टर्म आपने लिख दिया, आपको दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन के दो टाइप्स होंगे, या यहाँ पे अलग से नोट कर लो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। फर्स्ट टाइप इसकी सीक्वेंस देके nth टर्म पूछ लेंगे, या फिर nth टर्म देंगे और कहेंगे सीक्वेंस बना दो। क्लियर हो गया? सीक्वेंस का एक और एग्जांपल देखते हैं। सीक्वेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका nth टर्म आप मेरे को बता दो, n का स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल है। 1 का स्क्वायर मतलब n की जगह 1 आ गया तो x1 1 का स्क्वायर, n की जगह 2 आ गया तो n की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर, n की जगह 3 आ गया तो 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने मर्जी टर्म्स लिखते रहो। इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं। बहुत मुश्किल एग्जांपल है इसका, मेरे को तो नहीं लगता आप लोग लिख पाओगे, इतना मुश्किल है। इसका nth टर्म बताओ। तो यहाँ पे कौन है? ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर का जनरल फॉर्मूला बता दो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला याद है ऑड नंबर्स का? ऑड नंबर्स को लिखने का तरीका होता है 2n-1। एक और तरीके से लिखते थे ऑड नंबर्स को, 2n+1। तो इन दोनों में से सही कौन सा है? ऑड नंबर को 2n+1 भी लिखते हैं और 2n-1 भी लिखते हैं। यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, ये वाला या फिर ये वाला? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है इसको बताने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो आंसर इज दिस। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। n इक्वल्स टू 1 रख के देखो, 1 आ गया। n2 रख के देखो, 3 आ गया। यहाँ पे अगर आप n1 रख के देखोगे तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, 2 into 1 + 1 मतलब 3। n यहाँ पे अगर आप 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म 2 into 1 + 1, 2 into 2 + 1, 5। तो अगर ये वाला फॉर्मूला है तो सीक्वेंस क्या आ रहा है, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ऑड नंबर्स अगर 3 से शुरू हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला लिखोगे 2n+1, और अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 2n-1। तो आंखें बंद करके ये नहीं करना कि अरे 2n+1 भी पढ़ा था तो 2n1+1 ही लगा देते हैं, यही यूज करते हैं। अरे देखना भी है, यहाँ पे ये लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तो दोनों ही ऑड नंबर्स के लिए, पर ये 3 से स्टार्ट होगा अगर n1 रखेंगे तो। यहाँ पे n1 रखेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, तो ये करेक्ट है, ये गलत है यहाँ पे। अगर कहीं सीक्वेंस 3 से स्टार्ट हो रहा होगा ऑड नंबर्स का तो वहां पे ये लिख देना। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, सीक्वेंस का फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल में 2, 3, 5, 7 के बाद 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस कौन है? तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस है। अब प्राइम नंबर की सीक्वेंस है तो प्राइम नंबर का nth टर्म मैं आपको नहीं बोलूंगा निकालने के लिए, क्योंकि इसको लिखने का कोई लॉ नहीं है। देयर इज नो लॉ और पैटर्न टू राइट इट।
बट अब मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं, प्राइम नंबर्स की सीक्वेंस मैंने बोल दिया ऑलरेडी, पर इसको लिखने का ना तो कोई लॉ है और ना ही इसको लिखने का कोई पैटर्न है, फिर भी ये सीक्वेंस है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अब लिखा है तो ऑफ कोर्स है सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा सा आपको एक पॉइंट लिखा दूंगा जो यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ इस एग्जांपल के थ्रू, कि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू राइट अ लॉ फॉर अ सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिए कोई लॉ लिखना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। कोई एक जनरल रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे? ऑफ कोर्स हो रहा है। क्या? कि सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर ही लेने हैं, तो एक रूल है जिसके अंडर ये सारे नंबर्स बाउंड है, तो ये सीक्वेंस डेफिनेटली है। कोई रूल फॉलो करते हैं नंबर्स तो सीक्वेंस में उन्हें कहते हैं वो सीक्वेंस में। जरूरी नहीं है कि हर एक सीक्वेंस का आप कोई लॉ लिख सको या कोई फॉर्मूला लिख सको। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया आपको अच्छे से? सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने बोला तो कोई पैटर्न कोई रूल के अंडर बाउंड हो अरेंजमेंट नंबर्स का, उसे सीक्वेंस कहते हैं। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि हर एक सीक्वेंस का रूल लिखना जरूरी है या हर एक सीक्वेंस का रूल लिख सकते हैं, तो ये ट्रू नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट होता है बहुत सारे लोगों को, पर आपको ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि हर एक सीक्वेंस का लॉ लिखना पॉसिबल नहीं होता। और सीक्वेंस का अगर आपसे पूछे आप किसको सीक्वेंस बोलते हो, तो आप बोलोगे कोई भी नंबर्स का अरेंजमेंट किसी पैटर्न के अंडर या किसी लॉ के अंडर हो, उसे हम सीक्वेंस कॉल करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टर्म, सीक्वेंस हमने पढ़ लिया क्या होते हैं। अब सीक्वेंस के बाद नेक्स्ट टर्म जो आता है वो है सीरीज। तो सीरीज की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस या माइनस साइन के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ दो तो सीरीज बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सीक्वेंस लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं सीक्वेंस, इसके टर्म्स को प्लस के साइन के साथ जोड़ दो तो सीरीज बन गई। ये सीक्वेंस है, ये सीरीज है। माइनस के साइन के साथ भी जोड़ सकते थे तो भी ये सीरीज एक कहलाती। अब कहीं पे किसी ने ये कर दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी सीरीज ही है। तो सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस और माइनस के साइन के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दो तो सीरीज बन जाती है। लिख देता हूँ भाई डेफिनेशन, टेंशन मत लो। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा सीक्वेंस और सीरीज। नेक्स्ट टर्म है प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? प्रोग्रेशन, द सीक्वेंस that have some definite pattern। तो सीक्वेंस जिसके पास कोई डेफिनेट पैटर्न होता है इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। अब टेंथ की लेवल पे मैं आपको दो तरीके के प्रोग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके सिलेबस में टेंथ की लेवल पे सिर्फ दो
तरीके के प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म लिख लेना। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये दो तरीके के प्रोग्रेशन है जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं और आपके 10th के सिलेबस में। तो पहले टाइप का प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कौन से होते हैं या क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन ये देखते हैं। तो इफ difference between two consecutive terms is constant, then the progression is called arithmetic progression. अगर दो consecutive terms के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उस प्रोग्रेशन को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो क्या? नहीं हुआ? एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे 2 4 6 8, अरे सिर्फ डेफिनेशन से कैसे क्लियर हो सकता है भाई? तो हाँ कैसे बोल सकते हो आप लोग कि अभी क्लियर हो गया? अभी एग्जाम्पल दूंगा, इसे समझाऊंगा, तब समझ में आएगा ना कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठा लो, जैसे सेकेंड और फर्स्ट टर्म उठाते हैं। तो सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखते हैं कितना है, 2। थर्ड और सेकेंड टर्म का डिफरेंस देखो, फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस देख लो, फोर्थ और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस देख लो। तो सबके बीच का डिफरेंस हमेशा देखो एक कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है? इस कांस्टेंट का एक स्पेशल नाम है, द कांस्टेंट डिफरेंस हैज अ स्पेशल नेम। और इस स्पेशल नेम क्या है? कॉमन डिफरेंस। देख लिया कितना स्पेशल नाम है इसका, कांस्टेंट डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस। तो ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है हर एक टर्म में, इसको हम कॉमन डिफरेंस कॉल करते हैं और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? जो भी फर्स्ट टर्म होता है प्रोग्रेशन का उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं और ए से डिनोट करते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनते रहो, ऐसे बस ये चैप्टर ऐसे ही है, कॉमन कॉमन सी है सारी चीजें, सब चीज लॉजिकल है और सब चीज अंडरस्टूड है, नाम ही उनका सजेस्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, चलो पहले कॉमन डिफरेंस के बारे में एक स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ, नोट कर लो इसे अलग से। कॉमन डिफरेंस D can be positive as well as negative, ठीक है? अब ऐसा कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव था, अगर मैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा लिख दूं तो अगर मैंने एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरीके से लिख दिया तो यहाँ पे डी की वैल्यू आपसे पूछी तो 10 माइनस 12 माइनस 2, देखो 8 माइनस 10 माइनस 2, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ रही है। तो कॉमन टेंशन नहीं लेनी, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, कहीं आप फालतू में कंफ्यूज होते रहो, इसलिए ये चीज आपको पहले ही बता दी कि कॉमन डिफरेंस बस वैल्यू सेम आनी चाहिए हर बार। जब भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब आगे वाले टर्म को उससे पिछले वाले टर्म से माइनस करोगे
तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? आगे वाले टर्म को पिछले टर्म से माइनस करते हैं। ये हिंदी में लिख लो, आगे वाले टर्म को पिछले टर्म से माइनस कर दो। फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का तरीका। और एपी बताना है कि कोई सीक्वेंस एपी नहीं है, एपी है या नहीं है, कैसे बताओगे? तो एक और यहाँ पे लिख लो, टू चेक whether a sequence is an AP or not। इसका क्या तरीका है? if t is constant, अगर t constant है then it is AP, otherwise not। तो यहाँ पे हमने AP का कॉमन डिफरेंस देख लिया, फर्स्ट टर्म को A कॉल करते हैं, ये देख लिया। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, या एक पैटर्न दिखाता हूँ। चलो, दो तरीके के एपी होते हैं, ये भी देख ही लो, जब पढ़ ही रहे हैं थ्योरी तो पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ एपी बहुत सिंपल सा है। पहला फाइनाइट एपी, अगर नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो फाइनाइट एपी लिख लेना आगे डेफिनेशन में। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इन एन एपी देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। इफ number of terms are infinite in an AP then it is called infinite AP। तो अगर मैं इसे डॉट 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 लिख कर देता हूं तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट एपी है। अब जैसे मैंने पीछे यहाँ पे 12 से सिर्फ 2 तक के टर्म्स लिखे थे, तो ये फाइनाइट एपी का एग्जांपल है। तो टाइप ऑफ एपी आपको पता लग गया। और यहाँ पे अब एपी के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। 2 4 6 8 10 है। आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बता सकते हो, 2 है। फर्स्ट टर्म में मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड करा, मेरे को नेक्स्ट टर्म मिल गया। अब 4 में मैंने अगेन 2 ऐड करा तो मेरे को 6 मिल गया। इसको ऐसे बोलने की बजाय मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो 2 में मैंने 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करा, तो देखो 2 से 6 पे पहुंचना है तो 2 बार 2 ऐड करना पड़ेगा ना। तो 2 इंटू 2 लिख दो, उसको 2 बार ऐड करना है 2 को, तो थर्ड टर्म मिल गया। अगर फोर्थ टर्म की बात करूं तो 2 में कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड करना पड़ा? 1 2 3, तो मेरे को थर्ड टर्म मिल गया। अब अगर फोर्थ मतलब 1 2 3 4 फोर्थ टर्म मिल गया था, सॉरी गलत मतलब टंग स्लिप हो गई। 2 में हमने 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करा तो फोर्थ टर्म मिला। 2 में हमने 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करा तो थर्ड टर्म मिला। 2 में एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड करा तो सेकंड टर्म मिला। अब फिफ्थ टर्म के लिए देखो कितनी बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा? 4 बार। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला पूछूं तो फर्स्ट टर्म में जो पोजीशन है उससे एक कम बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ रहा है। जैसे फिफ्थ टर्म था, फिफ्थ से एक कम बार कॉमन डिफरेंस ऐड करा मतलब 4 आया, देखो यहाँ। फोर्थ टर्म था तो पोजीशन से एक कम बार मतलब 3 बार। तो अब अगर nth टर्म है तो पोजीशन से एक कम बार, बार का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा जनरल टर्म मिल गया हमें एपी का। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है और कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आ रखा है, कुछ स्पेशल नहीं है इसके बारे में। याद रखना है, डायरेक्टली याद रख लो, इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से याद रखना है। एन पोजीशन है टर्म की, डी कॉमन डिफरेंस है और ए फर्स्ट टर्म। तो nth टर्म ऑफ एपी आपको पता लग गया, जनरल टर्म आपको निकालना आ गया किसी भी एपी का। अब एक क्वेश्चन करते हैं,
तो क्वेश्चन लिखो आप, फाइंड द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द एपी हुज फर्स्ट term is 2 and common difference is 3। तो फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू 2 है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 3 है। तो फर्स्ट टर्म लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 5। इसमें एक और बार ऐड कर देते हैं कॉमन डिफरेंस को, तो अगला टर्म मिल जाएगा। इसमें एक और बार ऐड कर देते हैं कॉमन डिफरेंस को, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। इसमें एक और बार ऐड कर देते हैं कॉमन डिफरेंस को, अगला टर्म मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपको आपका एपी मिल गया 2, 5, 8, 11, 14 डैश 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 डैश। अगर फॉर्मूला से करना चाहें तो nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपके पास दो मेथड्स हैं इसे करने की, मेथड 1 और ये मेथड 2। दोनों ही 100% करेक्ट है, कोई इनमें कम ज्यादा नहीं है। एपी ढूंढने के लिए कह रहे थे तो कॉमन सेंस से आप लिख दो या फिर फॉर्मूला से लिख दो। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो n की जगह 1 रखना है, तो a 1 माइनस वन 0 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है 2 और 0 तो 2। सेकेंड टर्म ऑफ एपी ढूंढना है, तो a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू है 2, 2 माइनस वन 1, 1 और डी की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो 2 प्लस 3 5। सेकेंड टर्म आ गया 5 की। थर्ड टर्म ढूंढना है एपी का, a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 2, 2 और डी की वैल्यू 3, तो 8 थर्ड टर्म आ गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो फॉर्मूला वाली मेथड से या फिर डायरेक्ट मेथड से। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, शो दैट सीक्वेंस डिफाइंड बाय, शो दैट सीक्वेंस डिफाइंड बाय an equals to 4n plus 5 is an AP। आपको ये बताना है कि सीक्वेंस जो इससे बनेगी इस फॉर्मूला से या इस nth टर्म से जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी में है, ये आपको दिखाना है। तो इसको दिखाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले सीक्वेंस फाइंड करते हैं। सीक्वेंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, n की वैल्यू 1 रख के। सेकेंड टर्म n की वैल्यू 2 रख के। थर्ड टर्म n की वैल्यू 3 रख के। अब आप देखो यहाँ पे इन दोनों में कितना डिफरेंस है 4 का, इन दोनों में भी कितना डिफरेंस है 4 का। तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो, नेक्स्ट टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो। देखो 21 फिर 25 एंड सो ऑन। तो 4 इंटू 4 प्लस 5 करके देखो फोर्थ टर्म के लिए। 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 करके देखो फिफ्थ टर्म के लिए। तो यहाँ पे 4 4 का गैप आ रहा है, तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो, सिंस कॉमन डिफरेंस is constant, therefore the sequence is an AP। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, इस वजह से जो सीक्वेंस है वो AP है। ये तो हो गई मेथड 1। अब मेरे पास इसको सॉल्व करने की एक और मेथड है, मेथड 2। मेथड 2 क्या कहती है, देखो मेथड 2 कहती है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करो पर दूसरे तरीके से। कैसे, सबसे पहले nth टर्म 4n प्लस 5 था ना, हाँ क्वेश्चन में 4n प्लस 5 था।
कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे एक और। n प्लस वन एथ टर्म और nth टर्म को माइनस कर दो तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। या फिर एक और तरीका है, nth टर्म में से n माइनस वन एथ टर्म माइनस कर दो, तो जो n प्लस वन एथ पोजिशन पे है उसमें से n पोजीशन वाला माइनस कर दो, n पोजीशन वाले में से n माइनस वन एथ पोजीशन वाला माइनस कर दो, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं अभी ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो फर्स्ट ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन का मतलब क्या है, n की जगह n प्लस वन रखना है, और ए एन का मतलब वो तो मतलब n की जगह n ही है तो यही होगा। इन दोनों को माइनस करना है कॉमन डिफरेंस के लिए, तो इन दोनों की वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पे 4n प्लस वन प्लस 5 माइनस ए एन 4n प्लस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 4n कैंसिल, 5 कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस देखो किसके इक्वल आ गया, 4। अब कॉमन डिफरेंस 4 के इक्वल आया, दैट मीन्स आर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन एपी। यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट है, वो नोट करने वाला पॉइंट ये है कि इन एपी द कॉमन डिफरेंस should be independent of it। मतलब अगर कॉमन डिफरेंस, if common difference is somewhat like this, then it is not an AP। अगर कॉमन डिफरेंस कोई कांस्टेंट आया, जैसे कुछ भी कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, देन इट इज एन एपी। पर अगर कब कांस्टेंट आ सकता है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 है, कॉमन डिफरेंस 1/2 भी आ सकता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0.5 भी आ सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पर कांस्टेंट होना चाहिए, हर बार यही वैल्यू आनी चाहिए जब भी आप माइनस करो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि 4 3 2 1 ऐसे इंटीजर्स ही मिलेंगे, कॉमन डिफरेंस में इस तरीके के नंबर्स भी मिल सकते हैं। पर अगर कॉमन डिफरेंस में ऐसा कोई वेरिएबल आ गया तो वो एपी नहीं है। अगर वेरिएबल नहीं आ रहा है, कोई कांस्टेंट आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो या इंटीजर हो, तो चलेगा। क्लियर है? यहाँ पे अब आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ जब इतना सब कुछ बता ही रहा हूँ। सीक्वेंस कैन बी ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे नोट करके रख लो बस, सीक्वेंस रियल नंबर की भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करती है, सीक्वेंस किसी के लिए भी एग्जिस्ट कर सकती है, चाहे वो रियल हो या फिर वो इमेजिनरी हो, ठीक है। या फिर कॉम्प्लेक्स, मतलब आप छोटे बच्चे हो, भी 10th में हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बस नाम सुनना बहुत है, ठीक है। हमने जनरल टर्म देख लिया एपी का, एपी का मतलब एपी फाइंड करना सीख लिया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें सम ऑफ एपी देखना है, और शायद ये काफी लंबा हो गया अभी, सम ऑफ एपी अभी थोड़ी मतलब नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ये हो चुकी है काफी लंबी क्लास, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी से स्टार्ट करना था हमें, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी के एन टर्म्स का सम,
तो एक एपी ले लेते हैं सबसे पहले, ये A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN। इसका सम फाइंड करना है हमें। सम को हम SN से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास n टर्म्स है, तो सम का फॉर्मूला है इन सबके, इन सारे टर्म्स को ऐड करना है। उनको ऐड करने का फॉर्मूला है n/2 2a plus n-1 into d, where d is common difference of AP। Small a is first term of AP और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। तो n नंबर ऑफ टर्म, स्मॉल a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस है। आप फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करोगे तो जितने भी टर्म्स है AP के सबका सम होके आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सम ऑफ AP का एक और फॉर्मूला है या इसका एक और वेरिएशन है। एक्चुअली ये दूसरा फॉर्मूला नहीं, इसी फॉर्मूला की एक और टाइप है। कैसे? n/2 a plus an, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है n/2 a plus l, where l is last term of AP। लास्ट टर्म यहाँ पे an है, तो लास्ट टर्म ऑफ AP l बोल दो या an बोल दो, एक ही बात है। और फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का बन गया n/2 a plus l या फिर a plus an। अब देखते हैं ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे बना, यहाँ से यहाँ हम कैसे आए, या इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला में कैसे आते हैं। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है यहाँ पे। nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला आप सबको पता है, a plus n-1 into d। तो Sn की वैल्यू n/2, देखो 2a था ना अंदर, ये वाला फॉर्मूला देखो। अभी सबसे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूँ वरना कंफ्यूजिंग, रेड 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 सारा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले n/2, 2a है, 2a को हम a plus a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें लिखने से। ऐसे a plus n-1 into d, कुछ दिख रहा है nth टर्म, तो a plus nth टर्म into n/2, बस बन गया फॉर्मूला यहाँ से। तो ये इसका प्रूफ हो गया। कभी कभी एक छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन स्कूल्स में पूछ लेते हैं, बोर्ड्स में तो ये बहुत मुश्किल है ये प्रूफ दे ऐसा, पर स्कूल्स में 1 मार्क में पूछ लेते हैं, डिराइव दिस फॉर्मूला फ्रॉम दिस। तो एक ऐसा स्कूल में 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, डिराइव दिस फॉर्मूला फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूला ऑफ AP। तो आप इजीली कर लोगे और ये फॉर्मूलाज आपको दोनों लर्न हो गए। अब एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को। क्वेश्चन if a is equal to 5 and b is 2, find sum of 7 terms of AP। AP के 7 टर्म्स का सम बताना है, तो इसका मतलब n की वैल्यू आपको 7 गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। Sn की वैल्यू बतानी है, Sn का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a plus n-1 into d। तो यहाँ पे n की जगह 7 रख देते हैं, 2a की जगह 5, d n की जगह 7, d की जगह 2। सॉल्व करते हैं इसे। 7/2, 2 into 5 10 plus 7 minus 1 6 into 2 12, 12 plus 10 22 और ये कैंसिल, 7 into 11 77 आंसर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP। AP में अगर आपको कभी बोल देंगे कि 3 टर्म्स ले लो अपनी मर्जी से, 4 टर्म्स ले लो, 5 टर्म्स ले लो, तो उसमें आप कैसे टर्म्स को सिलेक्ट करोगे? तो सिलेक्टिंग 3 टर्म्स, 3 टर्म सिलेक्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। एक टर्म A ले लो,
इसके बाद वाला टर्म a प्लस डी और इससे पहला टर्म a माइनस डी। अगर आपको बोले 5 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं तो बिल्कुल ऐसी a प्लस डी, a माइनस डी। अब एक और टर्म चाहिए तो a प्लस टू डी और a माइनस टू। अगर आपको बोले 7 टर्म्स तो बिल्कुल सिमिलर है, a माइनस थ्री डी, a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी। अब जरूरी थोड़ी ना ऐसे बोलेंगे, आपको बोल सकते हैं 4 टर्म सेलेक्ट करो एपी में, 6 टर्म सेलेक्ट करो, तो इसमें कैसे करोगे? या फिर 2 टर्म्स भी बोल सकते हैं सिलेक्ट करके बताओ, पर बहुत ट्रिवियल हो जाएगा 2 टर्म्स बोलना, तो इसलिए a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस थ्री डी और a माइनस थ्री डी। और अगर 6 टर्म्स बोलते हैं तो a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, a माइनस थ्री डी, a माइनस फाइव डी, a प्लस फाइव डी। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे सेलेक्ट करने के लिए तो आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे सेलेक्ट करने के लिए तो ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे। तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करने का मेथड है, और ये नीचे वाला यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करने का मेथड है। तो ये क्या है, टेंशन मत लो, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो ये 100% क्लियर होगा कि क्या है। अभी आपको ये चीज मेमोराइज करनी है और ये चीज अच्छे से लर्न करनी है कि कभी भी अगर आपको बोलेंगे किसी भी क्वेश्चन में कि 3 टर्म्स एपी में फाइंड करो तीनों टर्म्स को, या 3 टर्म्स एपी में ये एक्स वाई जेड कुछ भी बोले, 3 टर्म बोलेंगे तो ऊपर वाली मेथड से सॉल्व करोगे, 7 टर्म्स बोलेंगे तो ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है लिखने आते हैं ले लोगे, 4 टर्म्स बोलेंगे तो ये इवन नंबर वाली मेथड यूज करके ये वाले टर्म्स लोगे। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने पे हमें क्लैरिटी मिलेगी, तो क्वेश्चन लिखो आप, द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 27। द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ AP is 27 and their product is 504. Find them. तो आपको यहाँ पे कह रहे हैं एपी में 3 टर्म्स हैं, आपको उन तीनों टर्म्स को फाइंड करना है, उनका सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो देखो 3 टर्म्स, घंटी बजी एकदम से, और 3 टर्म्स एपी में कौन से लोगे? एक तो a प्लस डी और a माइनस डी, ये 3 टर्म एपी में। इन तीनों का सम आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, इनका सम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 27। तो यहाँ पे देखो a प्लस a इक्वल्स टू 27, तो ये इक्वल्स टू 27, a इक्वल्स टू 27 अपॉन 3 मतलब 9, तो a की वैल्यू आ गई 9। अब जो बच्चा ये सोचेगा कि सर हम यही टर्म्स क्यों अज्यूम कर रहे हैं या यही टर्म्स हम क्यों ले रहे हैं, तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल गया है। यहाँ पे आपने देखो ये टर्म्स लेने का फायदा क्या हुआ, ये टर्म्स हमने लिए तो सम में डी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और ए की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। तो ये टर्म्स लेने का पर्पस यही है, ये एक्चुअली कॉमन सेंस है, यहाँ पे भी कॉमन सेंस यूज करा है, पर जिन बच्चों को ये लॉजिक समझ में नहीं आता उनके लिए हम बोल देते हैं ऐसे कि हम टीचर्स लोग सब बोल देते हैं ऐसे कि ये लर्न कर लो, तो ये लर्न करना ज्यादा बेटर है, लर्न कर लो, टेंशन ही नहीं है। और अब सब बच्चों को लॉजिक भी समझ में आया होगा कि ये लेने का लॉजिक क्या है, इसको लेने के पीछे लॉजिक क्या होता है। अब दूसरी बात क्या बोली है, ए तो हमने फाइंड कर लिया, दूसरी बात बोली है देयर प्रोडक्ट इज 504, मतलब ए इंटू ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। किसी को प्रॉब्लम अगर है तो कोई बात नहीं, ऐसे ले लेते हैं, ए माइनस डी, ए
इन तीनों का प्रोडक्ट 504 है। अब एक छोटी सी बात देखो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ए माइनस डी, ए प्लस डी ऐसे लिख सकता हूँ। मल्टीप्लीकेशन में तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर चेंज करा, ए माइनस डी और ए प्लस डी आपको ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दिख रहा होगा। ए की जगह 9 पुट करेंगे, 9 डी की जगह हमें फाइंड करना है, फाइंड करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504 अपॉन 9। तो 9 5 सा 45, 9 6 सा 54। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 56। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81 माइनस 56। 81 में से 56 जल्दी से माइनस करो। हाँ, तो डी का आंसर क्या आ गया? जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट बनाते हैं तो डी का आंसर प्लस माइनस 5 दोनों होता है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट बनाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है, तो डी की वैल्यू प्लस और माइनस 5 दोनों आ गई। अब हमें नंबर ऑफ, हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ, रुको जरा सब्र करो, अभी क्वेश्चन बचा है। फर्स्ट हमें नंबर ऑफ, हमें टर्म्स फाइंड करने थे। तो टर्म, पहला टर्म क्या है? ए माइनस डी, मतलब 9 माइनस 5 मतलब 4। दूसरा टर्म ए के इक्वल, और तीसरा टर्म ए प्लस डी मतलब 9 प्लस 5 14। तो 4, 9 और 14 हो गए हमारे तीनों टर्म। अब डी की वैल्यू अगर माइनस 5 लेते हो तो ए माइनस ए डी इक्वल्स टू 5 के लिए था, और डी इक्वल्स टू माइनस 5 भी निकाल देते हैं। 9 माइनस माइनस 5 14, आंसर सेम ही आएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में एक्चुअली ये स्टेप में डी की बस वैल्यू निकाल देते हैं और वहां से आंसर फाइंड कर देते हैं, पर आप करेक्ट मेथड फॉलो करोगे, मेरे स्टूडेंट्स हो, अच्छे से आंसर करके आओगे ताकि कोई भी टीचर आपका मार्क्स कहीं पे भी ना काट सके। नेक्स्ट डी, नेक्स्ट टर्म है ए की वैल्यू तो 9, और नेक्स्ट टर्म है ए प्लस डी मतलब 9 प्लस माइनस 5, तो 9 माइनस 5 4। तो अगेन देखो 4, 9 और 14 यही टर्म्स आए, चाहे डी माइनस 5 लो या प्लस 5 लो। तो ये टर्म्स लेने का फायदा देखो, एक फायदा कि डी की कोई भी वैल्यू ले लो आंसर सेम आएगा। दूसरा फायदा, हमें कैलकुलेशंस बहुत इजी पड़ी ये टर्म्स लेने की वजह से। क्यों? क्योंकि डी और डी देखो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, डी और डी कैंसिल हुआ तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से सीधा, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स में से हमने ए की वैल्यू रखी तो डी की वैल्यू आ गई। तो कैलकुलेशन इजी हुई, और दूसरा आंसर डी की कोई भी वैल्यू लेने पे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे ए बी एंड सी आर थ्री नंबर्स इन एपी। ए बी एंड सी तीन नंबर है, एपी में है। तो एपी में है बी माइनस ए किसके इक्वल होगा? कॉमन डिफरेंस के। सी माइनस बी भी किसके इक्वल होगा? कॉमन डिफरेंस के। तो b माइनस ए सी माइनस बी के इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों ही कॉमन डिफरेंस के इक्वल है। मैं b को एक तरफ लेके आ रहा हूँ और a को दूसरी साइड लेके आऊंगा, तो b प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस ए। b प्लस बी 2b इक्वल्स टू सी प्लस ए। b की वैल्यू क्या आ गई? c प्लस ए अपॉन 2। तो आपको कभी भी चेक करना है कि तीनों नंबर एपी में है या नहीं, तो उसकी मेथड ये
एक्सट्रीम दो का सम का हाफ मिडिल टर्म के इक्वल होता है एपी में। ये एपी की एक और कंडीशन है, कंडीशन फॉर एपी। हाफ ऑफ सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म is equal to middle term। एक्सट्रीम टर्म्स का सम का हाफ मिडिल टर्म के इक्वल होता है। ये एपी की एक कंडीशन है। और आपको एक और चीज बताता हूं, मिडिल टर्म, if three terms are in AP, if three terms are in AP, middle term is known as arithmetic mean। ऑफ एपी, अगर तीन टर्म एपी में है तो उनमें से जो मिडिल टर्म है वो अर्थमेटिक मीन होता है। और अर्थमेटिक मीन बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सट्रीम के दोनों टर्म्स को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, मिडिल टर्म मिल जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इंसर्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 7। 3 और 7 के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है 5 एंड 10। तीसरा क्वेश्चन है 12 अपॉन 7 एंड 15 अपॉन 7। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला एक्सट्रीम के दोनों सम्स को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो 3 प्लस 7 अपॉन 2 मतलब 10 अपॉन 2 5। सेकेंड में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सीधा एक्सट्रीम के दोनों का सम अपॉन 2 15 अपॉन 2। थर्ड पार्ट में एक्सट्रीम के दोनों का सम अपॉन 2। तो कितना हो गया, 15 प्लस ए 27 अपॉन 7 इंटू 2 14। तो एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना हमें आ गया। पर इसमें कभी कभी एक और तरह का क्वेश्चन आ जाता है। इसमें कहते हैं जैसे इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन कोई भी दो नंबर 3 एंड 19। 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं हमें। तो ये अर्थमेटिक मीन 1, फिर ऐसे सेकंड अर्थमेटिक मीन और ये तीसरा वाला में ये इंसर्ट करना है। अब ध्यान से आप देखो, ये जो बनी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन एपी में अर्थमेटिक मीन डाल दिया तो अर्थमेटिक मीन वहीं पे तो एग्जिस्ट करते हैं जहां पे एपी होती है हमारे पास। तो दिस एक्सप्रेशन इज एन एपी। ये एक्सप्रेशन एपी है। तो एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 19 है। यहाँ पे लास्ट टर्म का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये 3 है और लास्ट टर्म है फिफ्थ टर्म, तो n की वैल्यू 5 है लास्ट लास्ट टर्म के लिए। मतलब a5 की वैल्यू यहाँ 19 गिवन है। तो अगर मैं आपको बोलूं a5 का फॉर्मूला लिखो या nth टर्म ap का फॉर्मूला लिखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फिफ्थ टर्म n की जगह 5, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म आपको पता है 3 है
और ये 4d। फिफ्थ टर्म की वैल्यू आपको पता है 19, तो 19 माइनस 3 इक्वल्स टू 4d। तो 16/4 इक्वल्स टू d, d की वैल्यू आ गई 4 के इक्वल। कॉमन डिफरेंस पता लग गया। थ्री फर्स्ट टर्म पता है, तो एपी का ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म आपसे कोई पूछे तो बता दोगे उसे बहुत इजीली और हंसते हंसते बता दोगे। आपको ए और डी की वैल्यू ऑलरेडी पता लग चुकी है। तो ये एपी थी, एपी में 3 एम इंसर्ट करे हमने। क्वेश्चन दोबारा से आपको मैं समझाता हूँ हुआ क्या। एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर 19 है, इन दोनों के बीच में 3 एम्स इंसर्ट करने हैं। तो 3 एम इंसर्ट कर दिए। अब ये जो एक्सप्रेशन बनाई एपी में है ऑलरेडी, तो ये एक्सप्रेशन एपी में फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म हमें पता है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म की क्या वैल्यू है, एन की क्या वैल्यू है लास्ट टर्म के लिए 5, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3, लास्ट टर्म है 19, मतलब nth टर्म है 19। तो a5 इक्वल्स टू 19 है। a5 का मतलब a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, मतलब यहां से d की वैल्यू निकाल ली। अब d पता है, a पता है, ap का ये सेकंड टर्म ही तो है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, और सेकंड अर्थमेटिक मीन इस ap का थर्ड टर्म है, थर्ड अर्थमेटिक मीन इस ap का फोर्थ टर्म है। तो am फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इज, तो am 1 की वैल्यू क्या हो गई, सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखोगे, सेकेंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 है, तो फॉर्मूला लगा दो सेकेंड टर्म के लिए। a मतलब आपको यहाँ पे a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। a2 की वैल्यू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 3, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 4, तो 7। सिमिलरली अर्थमेटिक, सेकेंड अर्थमेटिक मीन, ये थर्ड टर्म है, तो a3 के इक्वल a3 की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू यहाँ पे 3 थी इसलिए 3 रखा, डी की वैल्यू है 4, तो 3 प्लस 8 11। थर्ड अर्थमेटिक मीन, फोर्थ टर्म है, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 15। तो थर्ड अर्थमेटिक मीन हो गया 15, सेकेंड अर्थमेटिक मीन हो गया 11, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन 7। तो आंसर 7, 11 और 15 हमारा आंसर हो गया। तो 7, 11 और 15 हमारे 3 अर्थमेटिक मीन हो गए जो हमने इंसर्ट करे। अब मैं आपको इसका एक जनरल मेथड बताता हूँ, इसका किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का। अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करने का जनरल मेथड बताता हूँ। फर्स्ट टर्म आपको किसी भी दो नंबर्स में अगर n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, एक नंबर a है दूसरा नंबर b है, इन दोनों a एंड b के बीच में आपको n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो इसकी मेथड, तो फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म b बन जाएगा, और बीच में n अर्थमेटिक मीन करने हैं, तो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकेंड अर्थमेटिक मीन, सो ऑन अप टू n। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसे चलना है। यहाँ ये बीच में n टर्म्स है, तो एपी में टोटल कितने टर्म्स होंगे, n तो ये बीच में है, और एक और ये दो, दो एक्स्ट्रा और है, तो टोटल कितने टर्म्स है हमारे पास, n प्लस 2 टर्म्स। अब लास्ट टर्म की पोजीशन क्या हो गई, n प्लस 2। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको a पता है, तो लास्ट टर्म हमारा जो है l, वो b के इक्वल है, और इसके लिए n की क्या वैल्यू है, n प्लस 2। इसकी पोजीशन क्या है, n प्लस 2। n याद है ना, पोजीशन को बोलते थे n,
तो n क्या है यहाँ पे n+2, इसकी पोजीशन n+2। फर्स्ट टर्म तो a के इक्वल है, तो a की वैल्यू a के इक्वल ही ले लेते हैं। यहां से हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, b के इक्वल रख देते हैं। तो a की वैल्यू a, n की जगह n+2 -1 ऐसे ही, d, तो a प्लस n+1 इंटू डी इक्वल्स टू b। तो d की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं a माइनस बी या b माइनस ए अपॉन n+1। d की वैल्यू हमने डायरेक्टली निकाल दी यहाँ से b माइनस ए अपॉन n+1। तो कभी भी आपको एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने के लिए बोलेंगे तो n यहाँ पे क्या है, ये n क्या है, जितने अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट करने के लिए बोले। फॉर्मूला आप ये याद रख लो, वरना ये मेथड याद रखो कि हमने क्या करा, एपी बना ली थी और एपी बनाने के बाद डी फाइंड कर दिया। ये ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं आपको, क्योंकि वो फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा टफ होता है, वो कंफ्यूजिंग है। अगर अच्छे से लर्न हो गया तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। अगर ये भी समझ में आ गया, वो भी आ गया। अगर उसमें हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये मेथड याद रखो। इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर यहाँ पे हम वो फॉर्मूला अप्लाई करें b माइनस ए अपॉन n+1, b कितना है, लास्ट टर्म 19, फर्स्ट टर्म 3 अपॉन n+1, मतलब 3+1, तो देखो 16/4, यही तो बना। तो बस एक्चुअली ये बताने का कुछ पर्पस नहीं था यहाँ पे, बस आपको बताने का, ये डी का फॉर्मूला बताने का पर्पस था। डी शॉर्टकट से निकालने का तरीका आपको बता दिया। डी पता लग गया, ए आपको ऑलरेडी पता होता है, तो सारे टर्म्स, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एपी का, ऐसी ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, सारे टर्म्स फिर इजीली फाइंड कर सकते हो जब ए और डी पता लग जाता है। तो एक ये जनरल मेथड होगी अर्थमेटिक मीन फाइंड करने की। अब आपको बोल देते हैं फाइंड सम ऑफ, एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में बोल देते हैं फाइंड सम ऑफ all the arithmetic means inserted between two numbers। तो sum of n arithmetic means inserted between two numbers, n upon 2 a plus b। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। और आप में से कोई इंटरेस्टेड है फॉर्मूला आया कहाँ से, पूरा चैप्टर फिनिश कर लो, फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा ये फॉर्मूला आया कहाँ से। पर अभी नहीं, अभी तो आप ये डायरेक्टली याद रखो। अगर जैसे वापस पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 19 और 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें। तो फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 19, बीच में 3 am इंसर्ट करे थे। तो इन तीनों का सम करने का तरीका है am1 प्लस am2 प्लस am3। इसकी सीधी वैल्यू बताने का फॉर्मूला है n+n/2 ब्रैकेट में a प्लस बी। n की वैल्यू, यहाँ पे 3 अर्थमेटिक मीन है, तो n है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे ध्यान रखना n है नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, a है फर्स्ट टर्म जो हमारी एपी बनती है उसका फर्स्ट टर्म है, और b है लास्ट टर्म। या फिर a और b जो नंबर हमें गिवन है वो है नंबर गिवन टू अस।
तो 3/2 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म 19, तो 3/2 22 33। तो इन तीनों एम्स का सम 33 के इक्वल। आगे चलते हैं। आगे अब कुछ प्रॉपर्टीज है एपी की। जिसको एपी अच्छे से नहीं सीखना वो ये पार्ट स्किप कर सकता है। स्कूल लेवल का एपी फॉर्मूलाज जितने बोर्ड्स में पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सारे हो गए। अब बोर्ड्स के ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस कुछ कुछ होते हैं, उनको करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं एपी की। या आगे कोई कंपटीशन आप दोगे 10th में ही रहते हुए तो उसको करने के लिए, और 11 12th में ये बहुत काम आएगा एपी की प्रॉपर्टीज जो भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ सम कांस्टेंट नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म। of AP, the common difference does not change. Second property है, if whole AP is multiplied or divided by some constant number, our common difference is also multiplied and divided by that number. इसका मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का? अगर आप पूरे एपी को सपोज करो 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो कॉमन डिफरेंस पहले था उसको 5 से डिवाइड कर दो तो नई एपी का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर कहते हो तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे एक ही छोटी सी एपी ले लेते हैं 5 नंबर की, इसको हर एक टर्म को मल्टीप्लाई बाय 5, ईच टर्म मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 1 into 5, 2 into 5, 3 into 5। मैं भी क्या लिख रहा हूँ, सीधा आंसर लिख देता हूँ ना यार, इतने बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं हो। 1 into 5 5, 2 into 5 10, 15, 20, 25। तो पहले कॉमन डिफरेंस 1 था, बाद में कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5। तो सिंपल सा ये प्रॉपर्टी है, कॉमन सेंस पे बेस्ड है कि एपी के हर एक टर्म को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन डिफरेंस भी ये नया कॉमन डिफरेंस, जैसे ए डी डैश बोल देते हैं, ये डी इंटू 5, उसी नंबर से पुराने कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो नया कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप एपी को डिवाइड कर रहे हो किसी कांस्टेंट नंबर से, उसी नंबर से पुराने कॉमन डिफरेंस को डिवाइड कर दो नया कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एक्चुअली ये मैं आपको ना फर्स्ट वीडियो में जब मतलब जब हमने एपी स्टार्ट करा था ये मैं आपको वहीं पे बता चुका था। एक्चुअली ये लैंग्वेज में अगर मैं लिखाऊंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, याद आ जाएगा जल्दी से। यहाँ पे देखो, ये हमने एक एपी ली, मतलब एक कार्ल फ्रेडरिच ने एपी ली थी, जो इसमें आगे से पहला टर्म और पीछे से लास्ट टर्म, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा, आगे से तीसरा पीछे से तीसरा, इन सब टर्म्स का सम कांस्टेंट था कि नहीं था? तो ये एपी की थर्ड प्रॉपर्टी है। अगर आगे से आप nth टर्म लो और पीछे से भी आप nth टर्म लो
तो दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी को लैंग्वेज में लिख देते हैं, सम ऑफ nth term from beginning and nth term from last is always a constant and equal to first and last sum। देखो आप किसी भी दो टर्म को आगे से सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए और पीछे से सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, लेके ऐड कर दो, उसका सम हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम की इक्वल आएगा। कोई भी दो टर्म्स लो, आगे से सेम पोजीशन पे पीछे से सेम पोजीशन पे, मतलब आगे से थर्ड लिया तो पीछे से भी थर्ड लोगे, आगे से सेवंथ लिया पीछे से भी सेवंथ लोगे, उन दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी फोर्थ एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं, अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है, इसे प्रॉपर्टी में कंसिडर कर लेते हैं कहीं कहीं कि अगर कोई एपी है तो वहां पे बीच वाला टर्म ए प्लस सी अपॉन टू के इक्वल होगा या अरिथमेटिक मीन इसके इक्वल होगा। Last property, if AP if from AP terms are chosen at a regular interval, then the terms also form an AP। AP से आप टर्म्स चूज करो किसी रेगुलर इंटरवल पे तो वो टर्म्स भी AP बनाएंगे। एक और प्रॉपर्टी है, एक्चुअली ये थोड़ी एडवांस प्रॉपर्टी है, अगर आपको कुछ अच्छा करने की आगे ख्वाहिश है तो ये प्रॉपर्टीज जरूर याद रखना। एपी हमेशा लीनियर होती है एन के टर्म्स में। अगर जनरल टर्म लीनियर है एन में, इस तरीके का है कुछ, वे ए एंड बी इज कांस्टेंट, एन यहाँ पे वेरिएबल है, जनरल टर्म अगर लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं एन का, देन द सीक्वेंस विल ऑलवेज बी एन एपी। और अगर सम ऑफ एन टर्म्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहे हैं एन में, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो एपी होगा। इसको और बेटर तरीके से लिखते हैं, सम का फॉर्मूला हमेशा इस तरीके से दिखेगा आपको एपी में। तो ये एक शॉर्टकट है, अगर आपको कहीं सीक्वेंस दे रखी है, कॉम्पिटिशन्स के लिए शॉर्टकट है, बोर्ड्स में तो ये अप्लाई नहीं कर पाओगे, पर अगर आपको कहीं एपी का जनरल फॉर्मूला दे रखा है, मतलब जनरल टर्म का फॉर्मूला दे रखा है और पूछा है कि ये एपी है नहीं है, आप देख लो जो लीनियर है एन में वो एपी होगी, डायरेक्टली टिक मार दोगे। अगर सम की फॉर्म में दे रखा है तो जहां पे भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है सम का इस फॉर्म में, वो एपी में डायरेक्टली टिक मार दोगे, सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो ये दोनों एक्चुअली ट्रिक में आते हैं, 6 और 7, ये प्रॉपर्टीज में नहीं आते, डेफिनेशन मैथ्स में पूछते नहीं है, पर अगर बाय चांस किसी का दिमाग, मतलब कि कोई पूछ ले बाय चांस, तो वहां पे लिख देना है प्रॉपर्टीज, कोई आप मतलब इम्प्रेस हो जाएगा आपसे जो भी ये प्रॉपर्टीज पढ़ेगा कि बच्चे को सब कुछ आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं और फिर खत्म करते हैं एपी की थ्योरी और एपी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूलाज याद करे हुए हैं, एन एन प्लस वन अपॉन टू, ये आप प्रूफ भी करके देख सकते हो, फर्स्ट टर्म वन, डी की वैल्यू वन,
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू तो 1 ही है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 1 और ये 2 माइनस 1 करेंगे 1 और n, तो n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP आ गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर तक। सम ऑफ स्क्वायर्स n स्क्वायर्स का सम का फॉर्मूला, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्यूब का सम। क्यूब के सम का फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान होता है, मैं तो ट्रिक बता देता हूँ याद रखने की से। जो 1 2 3 4 5 n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला उसी का स्क्वायर कर दो, ये क्यूब का स्क्वायर बन गया। लास्ट पॉइंट है इन रिजल्ट्स में से, अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है सम के फॉर्मूला से, तो Sn में से Sn माइनस 1 कर दो तो nth टर्म मिल जाएगा। या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है Sn प्लस 1 माइनस Sn। तो मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर तक सम का डिफरेंस अगर लोगे तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। अब कहना क्या चाह रहे हैं, एक सिंपल सा AP ले लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया, ये ले लेते हैं, सिंपल सा AP ले लेते हैं छोटा सा, ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। सम ऑफ 4 टर्म्स करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10। सम ऑफ 3 टर्म्स करो, 1 प्लस 2 प्लस 3। अगर मैं फोर्थ टर्म पूछूं आपसे तो S4 माइनस S3, तो देखो फोर्थ टर्म आपको ऑलरेडी मिल गया। थर्ड टर्म पूछूं तो सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, या फिर यहाँ पे सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस सम ऑफ 3 टर्म, सॉरी ये यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे तो यार सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा, मतलब ये वाला ही फॉर्मूला, यही ट्रिक लगेगी, और दूसरी वो फॉर्मूला नहीं लगेगा nth टर्म फाइंड करने के लिए सम्स में। अगर सम दे रखा है तो Sn माइनस 1 करेंगे तभी nth टर्म आएगा। तो यहाँ पे एस सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, 3 टर्म्स का सम 6 और 2 टर्म्स का सम 3, तो देखो थर्ड टर्म आ गया। तो एक ये पॉइंट है, याद रखना है। लास्ट पॉइंट, इसको लास्ट बोला था पर एक और चीज है यहाँ पे, वो आप ध्यान रखोगे तो अच्छा है। अगर ये AP थोड़ी सी और बड़ी कर ले, 1 2 3 4 7 8 9 10, अगर मैं बोलूं थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, इसकी पोजीशन बताओ फ्रॉम बिगनिंग, पोजीशन ऑफ इट फ्रॉम बिगनिंग। अगर लास्ट से थर्ड टर्म है, इसकी बिगनिंग से क्या पोजीशन होगी ये बताओ। थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो बिगनिंग से इसकी पोजीशन 7 होगी। ऐसी करोगे ना, टोटल 10 है, 10 में से 3 माइनस करोगे 7 आ जाएगा, ये गलत है। सेवेंथ पोजीशन पे तो देखो 7th है। थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट किसकी बात हो रही है, 8 की, तो थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट
उनकी बिगनिंग से क्या पोजीशन होगी, कैसे निकालेंगे। तो इसकी मेथड यही है, जो भी आपसे पूछा है टोटल में से 3 माइनस करोगे पर साथ में 1 ऐड करोगे, तो अपने आप इसकी पोजीशन आ जाएगी। 8th टर्म होगा बिगनिंग से, लास्ट से 3rd टर्म है तो बिगनिंग से 8th टर्म होगा। ऐसी लास्ट से अगर 2nd टर्म है तो बिगनिंग से 9th टर्म होगा। क्लियर है। तो इसको जनरलाइज करके पॉइंट बनाना है और कंफ्यूज नहीं होना कहीं पे भी, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर लास्ट से mth टर्म है and we have total n terms, तो position of it from beginning, बिगनिंग से इसकी क्या पोजीशन होगी, टोटल में से उसकी जो पोजीशन है लास्ट में से वो माइनस करी। देखो जैसे ऊपर हमने क्या करा था, टोटल 10 टर्म थे, उसमें से जो उसकी लास्ट से पोजीशन है वो माइनस करी थी और साथ में 1 भी ऐड करा था। तो यार क्या हो रहा है, ज्यादा देर होगी पढ़ाते हुए। टोटल, फिर देखो टोटल कितने टर्म्स है, n, उसमें से लास्ट से जो पोजीशन है वो माइनस करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो ये उसकी पोजीशन हो जाएगी बिगनिंग से। ठीक है, तो ये याद रखना आप। और यहाँ पे भी ये याद रखना कि अगर सम दे रखा है और nth टर्म फाइंड करना है तो कैसे करोगे। चलो बाय बाय, थ्योरी खत्म हो गई, अब क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे।